दोस्तों, डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन दवाई मेटफॉर्मिन पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और बात कर चुके हैं। बट चूंकि ये डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन दवा है, मैंने सोचा इसकी कुछ खास बातों को समरी में आपके सामने रख दूं ताकि आपके कभी भी ज़रूरत हो तो काम आए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन दवा है और प्रैक्टिकली दुनिया का हर डायबिटिक मरीज इसको ले रहा है। चाहे इसके ट्रेड नेम हो, अगर आप जो भी दवाई, अगर आप डायबिटिक है दवा ले रहे हैं और आपकी दवा में मेट या एम का प्रयोग आता है आपके ट्रेड नेम में भी, तो आप मेटफॉर्मिन ज़रूर ले रहे हैं। मेटफॉर्मिन का प्रयोग 1960 से होता आ रहा है और 24 आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 60-65 साल से ये दवा यूज़ हो रही है और इसका यूज़ वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है और ग्लूटाजोन्स की तरह इसका यूज़ बढ़कर फिर धीरे धीरे कम नहीं हुआ, या सल्फोनाइल यूजर्स की तरह। तो इसका मतलब है कि ये दवा भी बहुत अच्छी है। नंबर 3, इसका प्रयोग करने का एक खास तरीका होता है क्योंकि ये पेट को थोड़ा अपसेट कर सकती है, तो इसलिए इसको थोड़ी सी डोज में कर बढ़ानी चाहिए। इसको 500 मिलीग्राम से शुरू करना चाहिए, रात को डिनर के बाद लें, इस तरीके से शुरू करें तो अच्छा है, और धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ाकर आप 2.5 ग्राम तक आराम से जा सकते हैं। अगर पर्सन को पेट अपसेट लगता है तो आप ब्रांड बदल कर देखिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन 2 तरीके से रिलीज फॉर्म में टैबलेट कमर्शियली मिलती हैं। एक तो जो इमरजेंसी में, मतलब जो इमीडिएट एक्ट करती हैं, जिनका असर आधे घंटे में शुरू होता है, 5-6 घंटे तक रहता है, और दूसरी वो होती है टैबलेट जो एक्सटेंडेड रिलीज में एक्ट करती हैं, जो 24 घंटे तक धीरे 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 रिलीज होती रहती हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो इमीडिएट रिलीज वाली होती हैं वो थोड़ी सी गैस्ट्रिक इरिटेशन ज़्यादा करती हैं। तो उन मरीजों को जिनको मेटफॉर्मिन नॉर्मल टैबलेट लेने से पेट में इरिटेशन होती है, एसिडिटी गैस बनती है, तो इनको इसको एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। प्लस हर कंपनी की बनी हुई मेटफॉर्मिन सेम क्वालिटी की नहीं होती। पिछले 1-2 साल पहले अमेरिका में मेटफॉर्मिन दवा जो इंडिया से बन रही थी, उनको बैन करने की बात आई थी, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग टेक्निक में कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, वो मिला हुआ था। तो उससे कई लोगों में तो ये डिस्प्यूट में आ गया कि ये गड़बड़ मेटफॉर्मिन में है। गड़बड़ मेटफॉर्मिन में नहीं थी, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थी। तो मेटफॉर्मिन आप जब भी यूज़ करें, किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की यूज़ करें। अगर पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन लगती है तो फॉर्म अपनी बदल कर देखें और एक्सटेंडेड फॉर्म वाली यूज़ करें। अब एक बात आती है कि क्या मेटफॉर्मिन अकेले यूज़ करें या कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। आजकल ट्रेंड हो गया है कि मरीज को 2 या 3 दवाइयाँ इकट्ठी डायबिटीज़ में दी जाती हैं अगर HbA1c एक खास लेवल से, जैसे 7.5 या 8 से ज़्यादा है। लेकिन हमेशा बेटर रहता है कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, एक्सरसाइज को अपनाया जाए, खाने पीने का सिस्टम चेंज किया जाए और मेटफॉर्मिन पे शुरू किया जाए, और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज मेटफॉर्मिन की 2.5 ग्राम तक दी जाए। 2-3 महीने चेक किया जाए, अगर उसके बाद भी शुगर कंट्रोल ना हो रहा हो तो दूसरी दवाई पर डाला जाए। इसके बारे में कुछ अपवाद हैं और कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन हर एक की अपनी पर्सनल राय है। बट ऐसी दवा जो दुनिया में पिछले 60-65 साल से यूज़ हो रही है, उसको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मेटफॉर्मिन है एज अ फर्स्ट ड्रग मेडिसिन। फिर आता है इसको कहाँ हम नहीं दे सकते। अगर किडनी का फंक्शनिंग बहुत ख़राब हो चुका है, अगर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जिसको हम खास टेक्निक से मापते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन देखते हुए, अगर वो कम हो गया है खास लेवल से, जैसे 30 ml/h से, तो उस केस में हम मेटफॉर्मिन को अवॉइड करते हैं या बहुत कम मात्रा में देना पसंद करते हैं। तो मेटफॉर्मिन पर मैंने सोचा कि मैं ये थोड़े से अपडेट आपको दे दूँ, जिससे कि अगर आप मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं तो इसके बारे में आप थोड़े जागरूक हो जाएं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के छोटे अपडेट पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए।